नमस्कार विद्यार्थियों। बागुड़ा कॉलेज बागुड़ा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो हमने कल चर्चा की थी भारतीय इतिहास के स्रोत और स्रोतों के रूप में हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा की थी, जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुरातात्विक स्रोत की वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है भारतीय पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की वर्णन कीजिए, उन पर चर्चा कीजिए, उनके महत्व को समझाइए। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन जो हम पूछे जा सकता है एग्जाम में, जो आगामी एग्जाम है उसको लेके, वो क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का महत्व को समझाइए, या भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या भारतीय इतिहास के साहित्यिक विवरणों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह का साहित्यिक स्रोतों को लेके दोनों ही हो सकता है, पुरातात्विक स्रोतों से भी हो सकता है और साहित्यिक स्रोतों से भी हो सकता है। तो आज कल हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पुरातात्विक स्रोतों पे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, क्या होता है पुरातात्विक स्रोत, और उसके बाद आज हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं, ये इनसे कैसे इतिहास का लेखन या निर्धारण होता है, इस तरह चर्चा करेंगे। आपने जो स्रोत होते हैं वो इतिहास का, कल हमने चर्चा की थी कि स्रोत है वो इतिहास का आधार होता है और इतिहास की रचना होती है, इतिहास का लेखन वो स्रोतों के माध्यम से होता है। तो आज इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत पर जो लिखा गया है, जो चाहे वो अभिलेख पे भी हो सकता है, चाहे वो साहित्यिक स्रोत में दरअसल जो पुस्तक के रूप में या किसी ग्रंथ के रूप में रचना की गई उसे साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत है वो किसी भी आर्थिक सामाजिक विस्तृत व्यापक और विस्तृत उसमें वर्णन मिलता है, विश्लेषण किया होता है। लेकिन उसकी एक कमी भी होती है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें अलंकार या आडंबर रूप से या अलंकारित रूप से बहुत ज्यादा उसमें बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तो ये उसकी कमी है। और इनके महत्व को लेकर के तो ये जिस तरह से व्यापक और विस्तृत रूप से होते हैं, तो इनका इतिहास में जो इतिहास है वो मुख्य रूप से समाज के विभिन्न आयाम है, जैसे आर्थिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, राजनीतिक आयाम है, धार्मिक आयाम है या सांस्कृतिक आयाम है, इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का बोध कराता है कि एक काल से दूसरे काल के बीच में, एक काल से दूसरे काल के मध्य में आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन आए या सामाजिक रूप से क्या परिवर्तन आए। सामाजिक रूप देखे तो परिवार के बीच में क्या, किस तरह परिवार का गठन होता था, या परिवार के विवाह कैसे किस तरह होता था, या विवाह विच्छेद कैसे होता था। इस तरह के जितने भी अपने जीवन के या सामूहिक मानवीय की विषय के अंतर्गत जितने भी आयाम होते हैं वो इतिहास के अंदर उनका अध्ययन किया जाता है और उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, किस तरह एक कालखंड से दूसरे कालखंड के बीच में परिवर्तन आए। तो साहित्यिक स्रोतों की सबसे बड़ा महत्व यही है, या उनका प्रासंगिक ये समाज के विभिन्न आयामों का बड़ा विस्तृत रूप से हमें स्रोत आधार सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए या संपूर्ण भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत होते हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत है, दूसरे साहित्यिक स्रोत हैं, और साहित्यिक स्रोतों को भी अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है। अगर आप साहित्यिक स्रोतों को भारतीय इतिहास में 3 तरीके से बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 तरीके से, फिर इसको अलग अलग उपभागों में भी बांटा गया है। जैसे भारतीय इतिहास के जो सबसे बड़े इतिहास स्रोत है उसमें सबसे जो विभाजन वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। पहला जो विभाजन वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, दूसरा है लौकिक ग्रंथ, जो उनकी जो विषय वस्तु थी या विषय सामग्री थी वो धर्मों के मानवीय जीवन के बारे में या लौकिक जीवन में या भौतिकता संबंधित है, उसको बोलते हैं लौकिक। दूसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण, जो इतिहास के अंदर विदेशी यात्री एक जगह दूसरे आए, घूमने आए हैं, या उनके अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो हमें सामग्री मिलती है उसे बोलते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहला आता है धार्मिक स्रोत या धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है लौकिक ग्रंथ या जिसको बोलते हैं धार्मिकेतर भी बोलते हैं, धार्मिक इतर जो धर्म के अलावा दिखेंगे उसे धार्मिक या लौकिक ग्रंथ बोलते हैं। तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण, जो विभिन्न कालखंड के अंदर अलग अलग विदेशी यात्री आए हैं उनका वर्णन।
अब है कि जो धार्मिक साहित्य उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। इस भारतीय इतिहास के धार्मिक साहित्य उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहले हिंदू साहित्य है, दूसरा है जिसको हिंदू साहित्य बोलते हैं, या उसको इतिहास में ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। क्यों? उसमें समाज के अंदर जो लिखने का कार्य या पठन पाठन का कार्य है वो समाज में ब्राह्मण वर्ग के द्वारा किया जाए। यहाँ ब्राह्मण किसी जाति से सूचक शब्द नहीं है, यहाँ ब्राह्मण से जो समाज के विद्वान थे उसमें के जो बौद्धिक तबका था, इंटेलेक्चुअल जो लोग थे या बौद्धिक बुद्धिमान लोग या बौद्धिक लोग थे, जिनका विद्वान लोग थे, उसको बोलते ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तबका है जिसको बोलते ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, जो हिंदू धर्म से संबंधित है। दूसरे बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरे जैन धर्म जो जैन धर्म से संबंधित है। तो धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी साहित्यिक सामग्री उसको 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रिक विवरण। और धार्मिक साहित्य को फिर 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब दूसरे आते हैं कि उसमें उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे अर्थशास्त्र है, पतंजलि किताबें हैं, या महाभाष्य है। बहुत सारी ऐसी किताबें, आप अभी एग्जाम्पल दो के आपको समझाऊंगा, जो क्या है उनकी विषय वस्तु धर्म न होके लौकिक जीवन के बारे में या जो सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद होते हैं विदेशी यात्रिक विवरण। तो विदेशी यात्री आए अलग अलग कालखंड के अंदर, जैसे आप देखोगे प्राचीन समय में यूनानी विदेशी पहले जब ईरानी आए भारत में, ईरान का आक्रमण हुआ तो ईरान से संबंधित जो उन्होंने ईरानी लेखक उन्होंने अपने वर्णन में भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया। उसके बाद यूनानी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सिकंदर के साथ बहुत सारे सिकंदर से उन्होंने जैसे इराटोस्थनीज है या फिर यूरोडोटस, उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है। और सिकंदर के उसमें भी 3 भाग भी यूनानी जो विद्वान थे या यूनानी यात्री, उनमें 3 भागों में, एक तो सिकंदर से पहले, एक सिकंदर के समकालीन, एक सिकंदर के बाद, जितने भी आए लेखक उनका उसमें वर्णन मिलता है। दूसरे बाद चीनी यात्री आए, उसके बाद जो चीनी फाइयान है, इत्सिंग है या हैंसोंग है, इत्सिंग है। इसके अलावा और बहुत 2-4 और बौद्ध यात्री जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए या उनसे बौद्ध धर्म संबंधित शिक्षा प्राप्त करने नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आए, तो वो चीनी यात्री भी है। उसके बाद अरबी लेखक भी आए, अरबी लेखकों ने इब्न खल्दूम है या इब्न बतूता है या फिर अल मसूदी है। जितने भी ये अरबी लेखक उन्होंने अपने वर्णन के अंदर पूर्व मध्यकालीन इतिहास को लिखने की कोशिश की है। तो ये एक विदेशी यात्रा के विवरण होते हैं। अब सबसे पहले हमने अध्ययन अभी पढ़ा है कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर भी अलग अलग साहित्य में देखा होगा। वेद है, वेदों का आगे 4 भाग है, ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इनकी वेदों की अलग अलग विषय वस्तु भी अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद है वो ऋग्वेदीन कालीन, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व उनकी रचना हुई है। संकलन लेकिन बाद में हुआ, लेकिन रचना उनकी ऋग्वेदी काल पीरियड है जो 1500 से 1000 के बीच में रचना हुई उनकी। फिर उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका जो रचना हुई है वो उत्तरवेदी काल के अंदर हुई है। तो 1-2 अलग अलग कालखंडों के बारे में जानकारी मिलती है, ऋग्वेदी कालीन और उत्तरवेदी कालीन के 3 ग्रंथ है। ऋग्वेदी काल जो ऋग्वेद है वो मुख्य रूप से श्रुतियों पे आधारित है, स्तुति की पे आधारित है। स्तुति मतलब उनसे भगवान से प्रार्थना की कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो, हमें युद्ध में विजय हो या हमारी गायों में वृद्धि हो, इस तरह की उसको बोलते स्तुति या प्रार्थना है उसमें ऋग्वेद के अंदर। दूसरा जो सामवेद है उसमें संगीत के बारे में चर्चा मिलती है, संगीत का उत्पन्न है वो सामवेद से। यजुर्वेद के बारे में यज्ञ और अनुष्ठान करने के कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है, और जादू है, जो तंत्र मंत्र है इनके संबंधित जानकारी मिलती है, चिकित्सा के संबंधित जानकारी मिलती है। इनकी विषय वस्तु अलग है और अलग अलग कालखंड में लिखे गए। और उसके बाद वेद साहित्य के बाद ब्राह्मण साहित्य आता है। और ब्राह्मण का ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ होता है, और ब्राह्मण है उसमें ब्रह्म का मतलब यज्ञ होता है, ज्ञान का मतलब व्याख्या। तो किस तरह यज्ञ किया जाए उसके बारे में जानकारी मिलती है।
जैसे ब्राह्मण ग्रंथ उसमें जो कृष्ण के पोते परीक्षित है या बिंबिसार है, उसके बारे में जानकारी मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों में। और ये ब्राह्मण ग्रंथ ये मुख्य रूप से उन्होंने वेदों की गद्य रूप में व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। उसके बाद अरण्य ग्रंथ है। अरण्य मतलब होता है जंगल में जो जाके ऋषि मुनियों के द्वारा रचना की गई है, उसे अरण्य ग्रंथ कहते हैं। अरण्य का मतलब जंगल होता है, और जो जंगल में जिन रचना की उसे अरण्य ग्रंथ बोलते हैं। मतलब जब समाज के अंदर अनुष्ठान या कर्मकांड, आडंबर या दिखावा बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा यज्ञ होने लगे, बलि प्रथा होगी, अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, तो जो समाज के विद्वान लोग थे वो उन्होंने दुनिया को या जो भौतिक दुनिया को छोड़ के जंगलों में निवास करने लगे, और फिर उन्होंने चिंतन मनन के द्वारा एक दर्शन की रचना की है, दर्शन का निर्माण किया, उसे बोलते हैं उपनिषद या अरण्य ग्रंथ बोलते हैं। जो भारतीय उसको आध्यात्मिक व्याख्या की, भारतीय जो धर्म है या हिंदू धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या या वेदों की आध्यात्मिक जो व्याख्या है वो मुख्य रूप से अरण्य ग्रंथों में मिलती है। उसके बाद उपनिषद ग्रंथ के रूप में, उपनिषद ग्रंथ के में वो शिष्य, एक ऋषि मुनि के पास शिष्य, उनसे उप का मतलब होता है नजदीक, और निषद मतलब शिष्य के या गुरु है वो अपने शिष्य के कदमों में बैठ के, उनके चरणों में बैठ के जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे उपनिषद ज्ञान बोलते हैं। मतलब भारतीय ब्राह्मण जो भारतीय चिंतन उसका दार्शनिक पहलू है वो उपनिषद ग्रंथों में मिलता है। तो चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, अरण्य ग्रंथ हो, उपनिषद ग्रंथ हो, उसमें अलग अलग उनकी विषय वस्तु अलग अलग है और अलग अलग कालखंड में लिखे गए, तो ये एक जानकारी मिलती है। उसके बाद वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, जैसे व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, या छंद है, या निरुक्त है, इस तरह के संबंधित कई वेदांग की रचना की गई, जिसको वेदों को समझाया जा सके, वेदों को हमने वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सके, उसकी व्याख्या सही कर जैसे, तो वेदांग साहित्य की रचना हुई। जो वेदांग वो है जिसमें व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, निरुक्त का मतलब है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो है, शिक्षा है, और छंद है, छंदों की रचना है, इस तरह की। उसके बाद सूत्र साहित्य भी है। तो सूत्र साहित्य ये गद्य रूप में, और जैसे स्रोत सूत्र है, या अलग अलग तरह के ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र, इस तरह की सूत्र साहित्य की भी रचना की गई। जो फिर आप महाकाव्य देखेंगे तो रामायण है, महाभारत है, ये क्या महाकाव्य है, बहुत बड़े काव्य है। जैसे रामायण की रचना है वो वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की रचना है वो वेद व्यास ने की, और श्री गणेश ने उसकी लिखने का काम किया। तो ये रामायण है वो प्राचीन काल है, ज़्यादा प्राचीन काल की, उसके बाद नवीन है वो महाभारत है। लेकिन उसमें कि इन रामायण महाभारत में कई राजाओं को वंशावली मिलती है, उनके आर्थिक सामाजिक जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है, स्त्रियों के बारे में जैसे रामायण से स्त्रियों की जानकारी मिलती है, उसमें स्त्रियों की किस तरह की उनकी स्थिति थी, या महाभारत काल में स्त्रियों क्या स्थिति, इस तरह की जानकारी मिलती है। उसके बाद पुराणों का भी एक भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व। पुराणों के अंदर पुराण साहित्य वो मुख्य रूप से वंशावली है, जो राजा थे उनकी वंशावलियां मिलती है, उनके बारे में अलग अलग जो कालखंड है उसमें अलग अलग कालखंडों के द्वारा अलग अलग राजाओं की वंशावलियां प्राप्त होती है। तो ये पुराण साहित्य वो वंशावली के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, इस तरह संबंधी जानकारी मिलती है। और उसके बाद ये तो हिंदू धर्म संबंधी, उसके बाद बौद्ध साहित्य भी आता है। बौद्ध साहित्य भी आता है। बौद्ध में जो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखेगी, तो उनसे भाषा का पता चलता है कि उनमें भाषा क्या थी। जैसे बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया, और पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैसे त्रिपिटक है, जो पिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का, जो धार्मिक ग्रंथ है वो सूत पिटक है, विनय पिटक है, अधिधम पिटक है। और सूत पिटक की जो सूत पिटक के अंदर बुद्ध के जो सिद्धांत है उनमें चर्चा मिलती है, बुद्ध के जो उपदेश है उनके बारे में चर्चा मिलती है। और बुद्ध इसके भी सूत पिटक है, इसके भी 5 भाग है, जैसे दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय, मूर्धन निकाय और खुदक निकाय, इस तरह की 5 भाग है। फिर विनय पिटक है, विनय पिटक भी बौद्ध धर्म संबंधित है।
विनय पिटक के अंदर संघ की स्थापना कैसे है, जब बौद्ध धर्म के अंदर जब भिक्षु है वो घर छोड़ के एक संघ में जीवन यापन करता था, तो संघी के जीवन के बारे में जानकारी वो विनय पिटक में मिलती है। और अभिधम्म पिटक है वो थोड़ा बाद के कालखंड में मिलता है, लेकिन उसमें भी बौद्ध धर्म से संबंधित वो उनके उससे संबंधित उस काल के दौरान की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य को आगम बोलते हैं और इनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, प्राकृत और अनमगधी भाषा है, जिसमें उन्होंने कई रचनाओं की रचना की, जैसे भद्रबाहु चरित्र है, उसका लेखक है वो रतन नंदी है। और कल्प सूत्र है जो भद्रबाहु लेखक है, उस कल्प सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों का वर्णन, इस तरह की जो क्यों वो उसमें महाजनपद काल में रचना की गई है तो उन्हें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। या फिर वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में भी कई जो जैन जो संघ हुआ करते थे या जैन विद्यालय थे, वहां पे मैत्रक वंश के शासकों ने उनका संरक्षण दिया। इस तरह जैसे कई हेमचंद हुए हैं, कई लेखक हुए जिन्होंने जैन साहित्य को समृद्ध करने के, जैसे भद्रबाहु चरित्र है या फिर कल्प सूत्र है, इस तरह की, या एक बहुत जैन धर्म में भी पुराणों की रचना की, जैसे पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है या कालिका पुराण है। इस तरह की 4-5 ऐसे पुराण है जो पुराणों की विषय वस्तु वंशावली, उसमें वंशा बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने भी ये रचना की गई है। अब उसके बाद धार्मिक साहित्य के बाद आता है वो धार्मिकेतर या धर्म के अलावा इतर साहित्य, जैसे कलन की राजतरंगिणी है या पतंजलि की अष्टाध्याय है या महाभाष्य है। इस तरह की जो जितने भी, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र है या मर्च कटिकम है, क्षुद्र की मर्च कटिकम है, इस तरह की जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे बाण भट्ट की हर्षचरित्र है या फिर कादम्बरी है बाण भट्ट के, जो ये इनकी विषय वस्तु या तो नाटक है वो, या उसमें की किसी, जैसे बाण भट्ट ने कादम्बरी हर्षचरित्र लिखा है, ये हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर आपने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र नाम सुना होगा। पंचतंत्र में उसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और सामाजिक लोगों के व्यवहार के बारे में पता चलता है। पंचतंत्र जो मुख्य रूप से कहानियां हैं, उसमें भी चर्चा जानकारी मिलती है समाज के बारे में। और एक मेरुतुंग नाम का विद्वान, उसने प्रबंधन चिंतामणि, उसमें जैन धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे, जैसे एक दंडी नाम का विद्वान गुप्त काल के अंदर है, दंडी नाम, उसने 10 कुमार चरित्र या अवंती सुंदरी, एक काव्यदर्श नाम के गुप्त काल के संबंधित जानकारी मिलती है। और एक विल्लन है, उनमें उसने भी विल्लन, एक कलण है, एक विल्लन है, उसने भी किताब लिखी है, शांति शतक नाम की किताब लिखी, उसमें भी जानकारी मिलती है। बहुत सारे कई ऐसे विद्वान, उन्होंने अपने समय की जानकारी मिलती है। जैसे आपने बताऊं तो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज जासो, उसमें पृथ्वीराज चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज का वर्णन मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे लेखक, उनके अलग अलग भाषा और उनकी उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई किताबों का रचना करवाई। जैसे तमिल साहित्य के अंदर 3 लेखकों का बड़ा उल्लेख नाम मिलता है। एक नाम पोन्ना बनता है, एक रन्ना, एक पंपा। ये पोन्ना, रन्ना, पंपा, ये नाम के 3 लेखक है, तमिल लेखक। इन्होंने अपनी अलग अलग रचनाओं के माध्यम से, जैसे पोन्ना ने एक शांतिपुरा नाम की ग्रंथ लिखा, और रन्ना नाम, उसने गदायुद्ध नाम की रचना की। उसमें तमिल साहित्य के बारे में जानकर, तमिल की दक्षिण भारत की, सुदूर दक्षिण भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। इस तरह कई सारे अलग अलग, जैसे कुछ ग्रंथ भारतीय संगीत पे लिखा गया, संगीत, जैसे भरत मुनि का भरत नीति शतक है, इस तरह, या भरत मुनि की ग्रंथ है, उसमें भी भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। या कुछ ग्रंथ ऐसे जो वस्तु शास्त्र पर आधारित, जैसे आप महाराणा कुंभा की किताबें दिखेंगे, उसमें कई किताबें वो वस्तु शास्त्र पर आधारित है। तो कई लेखकों ने अपने वस्तु शास्त्र पर भी लिखा है, कई लेखकों ने व्याकरण पर लिखा। जैसे आपको पतंजलि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का अष्टाध्यायी वो मुख्य रूप से व्याकरण ग्रंथ है। तो कई ने व्याकरण ग्रंथों पर लिखा है, किसी ने संगीत पे लिखा है, किसी ने वस्तु शास्त्र पे भी लिखा है।
और जैसे गुप्त काल के अंदर अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की, ये से क्या शब्द कोश है। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं वो अलग अलग समय में की गई और उन समय साहित्यिक रूप से भी जानकारी मिलती है। और उसके बाद विदेशी यात्री आते हैं महत्वपूर्ण रूप से। विदेशी यात्रियों के अंदर सिकंदर से पहले के जो लेखक हैं, सिकंदर के पहले से विद्वान हैं, जैसे हिकेटियस है, और हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया। और जैसे हीरोडोटस है, टेसिटस है, तो टेसिटस का जो ऐतिहासिक विवरण मिलता है वो ज्यादा वैज्ञानिक रूप से लिखा गया है। हीरोडोटस के जो भारत के बारे में, वो हीरोडोटस लेकिन भारत तो नहीं आया था, लेकिन उनके विवरण में उन्होंने जो हिस्टोरी का नाम की पुस्तक लिखी उनमें उन्हें वर्णन मिलता है कि उसमें समाज क्या, भारतीय समाज के बारे में, या जो यूनान और भारत के मध्य व्यापार होता था उस व्यापार की भी चर्चा की गई है। फिर सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे भारत के साथ, जैसे न्यारकस है, अनासीक्रेट है, या एरिस्टोबुल्स है। 3 लेखक वो सिकंदर के समकालीन है जो सिकंदर के साथ आए, जैसे न्यारकस है, या फिर अनासीक्रेट्स है, या एरिस्टोबुल्स है। ये 3 विद्वान ये सिकंदर के समकालीन है। और उसके बाद भी कई यूनानी यात्री जैसे भारत में आए थे, मेगस्थनीज है और डाइमैक्स है, डायनोसिस जैसे विद्वान है जो उनकी बारे में चर्चा है, भारत के बारे में उनके बाद के काल में आए और उन्होंने अपने शासन, भारतीय वर्णन साम्राज्य के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। और इसमें मुख्य रूप से मेगस्थनीज का नाम पुस्तक इंडिका नाम रचना की, उसमें भारतीय समाज, क्योंकि मेगस्थनीज है वो सेल्यूकस का जो सेनापति, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, वो उसका राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया। और उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका के जो ग्रंथ है वो संपूर्ण रूप से तो नहीं मिली, लेकिन जो पुस्तक थी उसके उसके बाद के विद्वानों ने उसके कुछ कमेंट्स उन्होंने कॉपी किया है। उन कमेंट्सों के माध्यम से उन्होंने एक पुस्तक के रूप में संकलन करने की कोशिश की। तो इंडिका है वो भारतीय इतिहास के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने की बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों भारतीय स्रोतों के अंदर चंद्रगुप्त नाम का कहीं नाम नहीं मिलता, लेकिन मेगस्थनीज के विवरणों में जो चंद्रगुप्त या सेल्यूकस नाम के शासक का नाम उल्लेख मिलता है, उससे पता चलता है। या फिर मौर्य काल के बारे में काल अवधि गणना है वो भी इन्हीं के माध्यम से पता चलता है, इंडिका के, मेगस्थनीज इंडिका के बारे में। या फिर कई जैसे स्ट्रोबो ने जियोग्राफी नाम की पुस्तक लिखी है, ये उसके मेगस्थनीज के बाद है। या पेरिपल्स ऑफ एथेंस, इसका लेखक तो अज्ञात है, लेकिन जो दक्षिण भारत में व्यापार होता था, व्यापार वाणिज्य, उसके बारे में चर्चा मिलती है। पेरिपल्स ऑफ एथेंस नाम की किताब है, इसके दक्षिण भारत के बंदरगाहों से जो यूनान की से व्यापार होता था, उस व्यापार की सामग्री क्या थी और किस तरह का व्यापार आयात निर्यात होता था, उस तरह की चर्चा इसमें मिलती है। और अब दूसरे होते हैं, ये तो यूनानी विद्वान थे। उसके बाद चीनी यात्री आते हैं। जैसे सबसे पहले चीनी यात्री वो सुबानची नाम के चीनी यात्री उसके आता है, वो उसमें चर्चा मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण वो फाइयान आता है, जो गुप्त काल के अंदर फाइयान आता है, उसकी किताबों में भी, उसके लेखन में भी जानकारी